नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम विज्ञान पर। क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है इससे पहले किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्रॉप क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होती है, इसके अलावा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद इसी में फर्स्ट जो पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो हमने कंप्लीट किया था। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में 7 पॉइंट जो थे उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया है और सेकेंड पॉइंट जो है सोइंग वो अब हम करने जा रहे हैं। तो कृपया आप ध्यान से देखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, होय क्या होता है, प्ला क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, उसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है वो अपने को पढ़ना है सोइंग। सोइंग का हिंदी में अर्थ होता है बुआई करना नॉर्मली, ठीक है। जब सॉइल की प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद बुआई की जाती है तो क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग सीड्स इन द सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग, ठीक है। अगर क्रॉप प्राप्त करनी है किसी खेत में, अपने को पूर्ण रूप से अगर क्रॉप प्राप्त करनी है, फसल प्राप्त करनी है, तो अपने को क्या करना होता है, बुआई करनी होती है। और बुआई के लिए अपने को क्या चाहिए, बीज चाहिए, तो सीड्स चाहिए। तो सीड्स की खेत में डालने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। द सीड्स ऑफ द क्रॉप आर सोन इन सोयल once it is prepared by प्लाइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग, ठीक है। अगर खेत में अपने को बीज डालने हैं तो बीज में डालने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लाइंग करना पड़ेगा। प्लाइंग मतलब जुताई करनी पड़ेगी। उसकी जुताई करके अपन क्या करेंगे, खेत को पूरा समतल करेंगे और उसके बाद कुछ मात्रा में थोड़ी सी क्या करेंगे, खाद वगैरह ऐड करेंगे उसमें। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ हाई यील्ड्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो क्या करना होता है, अगर अपने को सोइंग करनी है तो सोइंग करने से पहले अपने को ऐसे बीज का सिलेक्शन करना है जो क्या होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं, क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं और हेल्दी बीज होते हैं। उनका अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं बुआई के लिए। तो इससे क्या होगी कि जो पैदावार होती है, प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। नोट दे रखा है आगे, सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, ठीक है। तो जो सोन है, जो बीज को खेत में डाला जाता है उसकी या तो अपन उसको हाथ से डालते हैं, उसके अलावा एक मशीन होता है जो ट्रैक्टर के साथ लगा होता है, सीड ड्रिल कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ दो तरह से बुवाई हो जाती है, एक तो अपन हाथ से भी कर सकते हैं और दूसरी सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे, जो कि क्या होता है, ट्रैक्टर से लगा होता है। द एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड विद द सीड ड्रिल्स आर, ठीक है। अगर सीड ड्रिल से अपन बुवाई करेंगे तो इससे इसका क्या फ़ायदा है, तो सीड ड्रिल से अगर ट्रैक्टर के साथ जो सीड ड्रिल लगी होती है उससे अगर अपन बुवाई करेंगे, सोइंग करेंगे, तो इसके एडवांटेज जो हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल्स, ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर अपन सीड ड्रिल से अगर बुवाई करेंगे तो क्या होता है, सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे तो यहाँ देखिए आप, जो एक निश्चित दूरी होगी, अगर यहाँ पे अगर बीज गिरा है तो बीज गिरने के बाद इसके बीच में क्या रहेगी, थोड़ी सी दूरी रहेगी और बाद में बीज, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहती है, बनी रहती है डिस्टेंस। इसके अलावा क्या होती है कि ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं बीज ज़्यादा गिर गए कहीं कम गिर गए, ऐसा भी नहीं होता है। और बीज जो गिरेंगे वो कहाँ गिरेंगे, डेप्थ मतलब गहराई में भी अच्छे से चले जाएंगे। दिस एलोज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इससे क्या होगा कि अगर प्लांट एक यहाँ पे उग गया है, एक यहाँ पे प्लांट उगा है और दूसरा प्लांट अगर यहाँ पे उगा है, तो इनके बीच में क्या रहेगी, दूरी अच्छे से बनी रहेगी। तो सनलाइट जो आएगी दोनों पे अच्छे से गिरेगी, ये भी अच्छे से ग्रहण कर सकेगा और दूसरा जो ये वाला प्लांट है वो भी क्या कर सकेगा, अच्छे से ग्रहण कर सके, ठीक है। और अगर वाटर भी अगर ये ग्रहण करेंगे, वाटर अपने को बताया कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर कहाँ से ग्रहण करते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट की सहायता से। ज़मीन में जो होते हैं, यहाँ रूट लगी होती है, उससे वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स भी ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों
बराबर मात्रा में ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पास पास होते हैं तो ये क्या होता है, इसको किसी एक को ज़्यादा मिलता है, किसी एक को कम मिलता है। तो यहाँ पे सनलाइट भी अगर आराम से मिलेगी दोनों को, और वाटर भी बराबर मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स भी दोनों को क्या मिलेंगे, आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। इसके बाद क्या करते हैं कि अपन जब इस प्रकार से बीज अगर गिर जाएंगे, निश्चित दूरी पर क्या हो जाएंगे, बीज गिर जाएंगे। बीज के गिरने के बाद अपन क्या करेंगे, उस पर बीज को क्या करेंगे, आसानी से कवर कर सकते हैं। मतलब बीज ज़मीन में चले जाएंगे, उसके बाद आसानी से मिट्टी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको कवर कर सकते हैं। ये किसकी एडवांटेज बता रहे हैं, सीड ड्रिल से बुवाई करने के। दिस प्रोटेक्टेड सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ये गिरे हुए हैं, यहाँ बीज गिरा है, यहाँ पे बीज गिरा और ऊपर के आ गई मिट्टी आ गई, तो अब पक्षी वगैरह भी जो आएंगे उसको खा नहीं सकेंगे। ठीक है, और इसको भी खा नहीं सकेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो लेयर है ऊपर सॉइल की जो लेयर है क्या करेगी, इन बीज की प्रोटेक्शन करेगा, बीज का प्रोटेक्शन करेगी। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल ऑल्सो सेव टाइम एंड लेबर। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो अपना टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी इसमें कम लगेगी। यहाँ पे सेव द टाइम और ये लेबर। नेक्स्ट है, एक नोट दे रखा है, सम क्रॉप्स लाइक पेडी राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज एंड चिली सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सोइल। ठीक है, अब जो राइस का आपने देखा होगा कि राइस जो है, राइस है, इसके अलावा वेजिटेबल कुछ टोमेटो वगैरह हैं और मिर्ची वगैरह हैं, इनके सीधे अपन बीज नहीं डालते हैं। उसका क्या किया जाता है, पहले इनके बीजों को एक जगह पे डाला जाता है, उसके बाद इनको उगाया जाता है। इन बीजों को प्लांट बनने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ से निकाल कर अपन क्या करते हैं, दूसरे खेत में लगाते हैं उसको। तो उसके बाद क्या किया जाता है, क्या होती है, फसल पूर्ण रूप से तैयार होती है। ठीक है, वेजिटेबल वगैरह में भी अपन यही करते हैं, और राइस भी ऐसे उगाया जाता है। देयर सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द स्मॉल प्लॉट और नर्सरी। ठीक है, पहले नर्सरी में उगाया जाता है इनको, एंड आर अलाउड टू ग्रो इनटू टीनी प्लांट्स कॉल्ड सीडिंग्स। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि नर्सरी में इनको उगाया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सभी पौधे बन जाते हैं। छोटे छोटे सभी एक जगह पे पौधे बन जाते हैं। फिर छोटे छोटे एक जगह पर पौधे बनने के बाद क्या किया जाता है, दिस सीडिंग्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड। मैंने बताया वही है कि यहाँ से निकाल कर क्या करते हैं, जब छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे उसके बाद एक दूसरे प्लांट में जहाँ इनको लगाना है, वहाँ यहाँ से निकाल कर अपन दूसरे खेत में लगा देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ से पौधों को हटाकर यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसप्लांटेशन कहलाती है, या फिर अपन कहते हैं इसको ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो है, अब बुवाई होने के बाद क्या किया जाता है कि एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्यूर का मतलब होता है, मैन्यूर का अर्थ होता है खाद। ठीक है, इसका मतलब होता है खाद, और ये होता है उर्वरक। उर्वरक तो क्या किया जाता है कि बुवाई करने के बाद क्या किया जाता है, खेत में बुवाई खाद और फर्टिलाइज़र को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो खाद और फर्टिलाइज़र जो होता है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र है, वो क्या प्रदान करता है, मेनली ये न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, अगर किसी खेत में अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है तो अपन उसके हिसाब से खाद को और फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल बाय एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाता है, अपन क्या करते हैं, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। अपन क्या मिलाएंगे, खाद मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे, फर्टिलाइज़र। फील्ड फेलो फील्ड फेलो फील्ड आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम। ठीक है, फील्ड फेलो मतलब खेत को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया था, मतलब उसमें खेती नहीं की जाती है। और क्या अपना सकते हैं उसको, अपन क्या कह सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो अगर अपने को न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ानी है सॉइल में, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक तो उसमें क्या कर दो, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब कि खाद और उर्वरक को ऐड कर दो। इसके अलावा फील्ड जो है, खेत है, उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद एक और प्रक्रिया इसमें किया जाता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में।
नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज मैन्यूर मतलब कि जो अपन खाद जो गोबर वगैरह का होता है ना, उसको अपन मैन्यूर कहते हैं। द मैन्यूर इज़ द ऑर्गेनिक सबस्टांसेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज बाय कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं, प्लांट और एनिमल्स के वेस्टेज से जो बनाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? मैन्यूर कहते हैं। गड्ढे में डाल के गोबर और प्लांट्स की पत्तियाँ वगैरह डाल के जो बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मैन्यूर कहते हैं। नेक्स्ट जो है मैन्यूर इंक्रीजेज। अब मैन्यूर के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? मैन्यूर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, सोयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको, उसकी मात्रा को क्या करती है? ये बढ़ाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जल को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसकी। दूसरा पॉइंट जो है, मैन्यूर मेक्स द सॉइल पोरस विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ये क्या करता है कि सॉइल जो होती है उसको पोला करने में मदद करती है। पोरस मतलब होता है कि उसमें छेद करने में, छेद वगैरह जो होते हैं उसको करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा कि गैसें जो होती है उनका एक्सचेंज आसानी से होगा। गैसों का एक्सचेंज क्या होगा? आसानी से होगा। नेक्स्ट है मैन्यूर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, अब मैन्यूर क्या करता है? टेक्सचर को, सॉइल की जो टेक्सचर होती है उसको क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट जो है मैन्यूर ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल विच आर सॉइल फ्रेंडली एंड रिलीज ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, तो अब मैन्यूर क्या करता है? मैन्यूर जो है सॉइल जो होती है उसमें माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव वगैरह जो भी होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, और अगर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो माइक्रोब की संख्या बढ़ रही है तो अपने को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सारे होते हैं वो मिट्टी को पोला करने में भी हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं कि सहजीविता का मतलब फ्रेंडली मतलब कि सहजीवन का संबंध दर्शाते हैं, जो कि क्या करेंगे? हेल्प करेंगे मिट्टी को, और उसमें ह्यूमस को रिलीज़ करेंगे और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो है फर्टिलाइज़र। अब जो फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र ये जो फैक्ट्रीज़ में बनता है, और फैक्ट्रीज़ में बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्यूर तो नॉर्मली अपन घर पे ही बनाते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज़र होता है वो अपन बाहर से लाते हैं, दुकानों से वगैरह मिल जाता है ये। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होता है? केमिकल होता है, और ये कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। फैक्ट्री जो होती हैं वहाँ पे बनाया जाता है नॉर्मली। दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि इसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोई एक न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है? इसमें ज़्यादा होती है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र गिव्स अ बेटर यील्ड। अगर अपन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? उत्पादन की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ देम इज़ हार्मफुल टू द सॉइल इन लॉन्ग रन। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर फर्टिलाइज़र की मात्रा, फर्टिलाइज़र को अगर अपन खेतों में डालेंगे तो ये उत्पादक क्षमता को तो बढ़ाएगा, उत्पादक क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन जो इसका यूज़ है अगर अपन एक्सेसिव मात्रा में करेंगे, अधिक मात्रा में करेंगे, तो ये मिट्टी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए देखें अपन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जो है, सुपर फॉस्फेट जो है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एंड पोटाश, ये सभी क्या है? फर्टिलाइज़र हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, यूरिया जो है, अमोनियम सल्फेट जो है, सुपर फॉस्फेट, एनपीके और पोटाश जो है, ये सभी क्या हैं? फर्टिलाइज़र हैं। नेक्स्ट जो अपन ने क्रॉप रोटेशन से पढ़ा था, क्रॉप रोटेशन भी किस में सहायता करता है? न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने में। तो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का? न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का दूसरा तरीका होता है क्रॉप रोटेशन। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड। क्या किया जाता है कि जो एक खेत होता है उसमें अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे कि अपन एक ही सीज़न में, एक सीज़न में अगर अपन ने गेहूँ डाले हैं तो उसमें
नेक्स्ट सीज़न में अपन इसमें क्या कर सकते हैं, चने वगैरह कर सकते हैं। इन क्रॉप रोटेशन द सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट, सीरियल क्रॉप्स में अनाज की जो फसल होती है उसमें क्या कर सकते हैं अपन, व्हीट जो है, गेहूँ, राइस, मेज इटीसी आर ग्रोन अल्टरनेटली विथ लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक पल्सेज, पल्सेज जो होती हैं। लेग्यूमिनस दूसरी कौन सी होती हैं, लेग्यूमिनस की क्रॉप्स, लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब जो दालें वगैरह की होती है, पल्सेज हो सकती है इसमें। इसके बाद मटर, मटर हो सकता है पी, और इसके बाद बीन हो सकते हैं। इस प्रकार के जो होती है इसको अपन एक ही प्रकार के खेत में डालेंगे तो क्या होगा, इससे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एज वी नोन दैट राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूट नूडल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अपने को पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, वो जड़ों में उपस्थित होता है उसके, जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में उपस्थित होता है। और ये किसका कार्य करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्स करने का कार्य करता है, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रोजन में बदलता है, जिसको कि प्लांट आराम से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ अपने को। एक हो गया फर्स्ट, अपने आज जो पढ़ा सोइम पढ़ा। दूसरा पॉइंट जो अपन ने पढ़ा वो दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र पढ़ा। और तीसरा पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, पहले अपन ने मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद बुवाई की, बुवाई करने के बाद खाद और उर्वरक डाला उसमें, खाद और उर्वरक डालने के बाद अपन क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन मतलब होता है इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, सिंचाई करना। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो जो क्रॉप होती है उसको एक रेगुलर इंटरवल में, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रेगुलर इंटरवल, मतलब कि एक थोड़े दिनों का अंतराल इसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि आज 7 दिन बाद अगर खेत को पानी दिया है तो 7 दिन बाद और अपन इसमें ऐड करेंगे, पानी को रखेंगे। तो ये जो होता है रेगुलर इंटरवल जो होता है, रेगुलर इंटरवल में पानी देने की प्रक्रिया ही अपने क्या कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें तो along with water, fertilizer and mineral present in the soil are also get absorbed। ठीक है, अब पानी के साथ साथ क्या होता है कि जो अपन ने खेत में जो फर्टिलाइज़र डाला है और खेत की मिट्टी में जो मिनरल्स वगैरह हैं वो सब पानी के साथ क्या किए जाते हैं, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सीड्स होता है, बीज जो होता है उसके जर्मिनेशन के लिए, मतलब बीज जो होता है उसका जर्मिनेशन बनने के लिए जो प्लांट बनता है। ठीक है, तो बीज का पहले क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनता है, वो प्लांट बनता है। तो जर्मिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराई फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब यह है कि क्रॉप टू क्रॉप भी होती है, उसके बाद सॉइल टू सॉइल भी होती है, और सीज़न टू सीज़न भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन इरिगेशन कर रहे हैं तो अलग अलग फसल के लिए इरिगेशन की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है, और सीज़न के हिसाब भी से भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसके बाद मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, उसके हिसाब से भी क्या होगी, अधिक होगी, जैसे कि अलग अलग होगी। अगर नॉर्मली अगर ठंड पड़ रही है तो वहाँ अपने को पानी की ज़रूरत क्या होती है, कम होती है। उसके बाद बरसात है, तब भी बरसात के समय तो पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, तो उस समय अपन जो ज़्यादा पानी जिसको चाहिए उस फसल को उगाएंगे। और गर्मी के दिनों में जो कम पानी से पक जाती है उस फसल को उगाएंगे। अब जो इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन जो है उसके लिए वो प्रक्रिया अपन किस तरह से कर सकते हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। अब स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर अनइवन लैंड। जो असमतल भूमि होती है उसके लिए स्प्रिंकल सिस्टम काम में लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम मतलब कि नॉर्मली फव्वारे से अगर पानी देने की जो सुविधा होती है उसको अपन स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग
नोजल्स ऑन टॉप, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें होता है कि देखिए, इसमें एक होती है इस प्रकार से लंबी नली होती है, ठीक है, लंबी पाइप होती है और ऊपर इस प्रकार से लगे होते हैं। ये कॉमन पाइप है, अगर यहाँ से पानी आ रहा है तो पहले इसमें जाएगा और फिर आगे इसमें जाएगा। और यहाँ पे क्या लगी होती है, नोज़ल लगी होती है, इसमें नोज़ल लगी होती है और इसमें नोज़ल लगी होती है। ये क्या होता है, घूमता रहता है, चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है। अब यहाँ से पानी आएगा तो ये पानी दूर दूर तक इसको फेंकेगा, ठीक है, मतलब फव्वारे जैसा लगेगा अपने को, और यहाँ पे भी पानी को क्या करेगा, दूर दूर तक फेंकेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता है स्प्रिंकल सिस्टम होता है। When water is allowed to pass through the main pipeline with pressure, ठीक है, मेन पाइपलाइन से जब प्रेशर के साथ पानी आएगा, इट एस्केप थ्रू द रोटेटिंग नोजल, ठीक है। मेन पाइपलाइन से जब पानी आएगा, प्रेशर के साथ पानी आएगा, तो अपन ने देखा कि जो नोज़ल होती है, यहाँ से पानी आएगा तो ये नोज़ल क्या होगी, चारों ओर से घूमने लग जाएगी, चारों ओर क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी, और पानी भी क्या हो जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। इन दिस वे द वाटर गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि क्रॉप जो होती है, क्रॉप पे पानी सीधा गिरेगा, ठीक है। अगर आसपास अगर यहाँ पे क्रॉप उगी हुई है, यहाँ पे इस प्रकार से अगर लगी हुई है, तो पानी क्या होगा, इस प्रकार से फव्वारे से गिरेगा, क्रॉप के ऊपर सीधा गिरेगा, और ये इसमें पानी वेस्ट भी होता है। अब दूसरा जो ड्रिप इरिगेशन है, ये एक अच्छा मेथड है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स विद द हेल्प ऑफ पाइप्स और ट्यूब। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर अगर एक अगर यहाँ पे फसल उगी हुई है, ये फसल उगी हुई है, ठीक है, अगर फसल उगी हुई है, अगर यहाँ पे अगर स्प्रिंकल सिस्टम लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे एक मेन पाइपलाइन लगाएंगे, और मेन पाइप लगाने के बाद क्या होगा, मेन पाइपलाइन लगाएंगे, एक मिनट, यहाँ फसल उगी हुई है, ठीक है, फसल उगी हुई है, यहाँ फसल उगी हुई है, यहाँ फसल उगी है। अगर मेन पाइपलाइन लगाएंगे, यहाँ पाइपलाइन एक ऊपर पाइप की है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नोज़ल लगी हुई है, यहाँ पे नोज़ल लगी हुई है। इसमें पानी क्या होगा, बूंद बूंद फव्वारे से गिरेगा, तो जहाँ पौधा नहीं होगा वहाँ पे भी गिरेगा, और सीधा कहाँ गिरेगा, पौधे के ऊपर गिरेगा पानी, ठीक है। तो पौधे के ऊपर पानी देना सही नहीं होता है, पौधे की जड़ों में पानी देना होता है। एक्चुअली पानी कहाँ देना होता है, जड़ों में देना होता है। तो ये जो दूसरा सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये पौधा उगा हुआ है, अगर पौधा उगा हुआ है, ये पौधा उगा हुआ है, तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ जो इसकी जड़ें होती हैं, जहाँ इसकी जड़ें होती है, पानी सीधा उनकी जड़ों में दिया जाता है, पाइप की सहायता से कहाँ दिया जाता है, जड़ों में दिया जाता है, और ये बूंद बूंद के करके गिरता है। तो ये पानी जो होता है एक ज़रा भी वेस्ट नहीं जाएगा, और पूर्ण रूप से पौधे द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स विद द हेल्प ऑफ पाइप्स और ट्यूब। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है। अगर वाटर गार्डन जो है, गार्डन में अगर पौधों को पानी देना है, और दूसरा कोई भी अगर पौधा है और बड़ा पेड़ है उसको पानी देना है, ये एक अच्छा सिस्टम है। इट इज़ बेस्ट इन अ रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ पुअर, ठीक है, जहाँ पानी की कमी होती है उस जगह पे अपन ड्रिप इरिगेशन को लगा सकते हैं। ये एक अच्छा मेथड रहेगा इरिगेशन का। तो ये था आज का हमारा, आज का जो टॉपिक था वो, और धन्यवाद आप सभी का।